चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, दो अलग वर्ड से कभी कभी इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और कभी कभी कोई बुक्स इसे फील्ड लाइंस भी कहती है। ठीक है, तो घबराना नहीं, ये कौन सी लाइंस है, कैसी लाइंस है, कहाँ की लाइन है, हम सब पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है। करेक्ट, अगर एक एग्जांपल दे दूं आपको रिवीजन के लिए, 10th में पढ़ा होगा कि अगर लेट्स से मेरे पास एक मैग्नेट है, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। करेक्ट, तो मैग्नेट से लाइन कैसे निकलती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे जाती है कुछ इस तरह से। करेक्ट, यहाँ से निकलेगी, यहाँ तक जाएगी। ओके, उसी तरह से यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर जाएगी। कुछ लाइंस सब नहीं बनाता, कुछ लाइंस बना के दिखा रहा। ओके, ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसा क्रॉस कट नहीं करेगी। ठीक है, मैग्नेट की लाइंस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल तक जाती है। उसी तरह से जिस तरह से मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस होती है, करेक्ट, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक लाइंस होती है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होती है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ विद रिगार्ड्स टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस हमेशा आउटवर्ड निकलेगी, बाहर की तरफ। रिमेंबर दिस, पॉजिटिव चार्ज से लाइन हमेशा कैसे निकलेगी। सो पॉजिटिव चार्ज इज लाइक द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से कैसे लाइन बाहर निकलती है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज एक तरह से नॉर्थ पोल है जहां पर लाइंस बाहर निकलेगी। और अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसमें अंदर लाइंस अंदर आएगी, द लाइंस विल बी इनवर्ट्स। ये याद रख लो, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। ओके, फाइन फाइन, आई होप दैट इज प्रीटी सिंपल, प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये कौन सा केस था, जब ये दोनों चार्जेस अलग अलग हो, राइट, तो ऐसा होगा। पर अगर दोनों चार्जेस साथ में हो तो कैसा होगा, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो लेट्स से अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है एक और नेगेटिव चार्ज है, तो अब लाइंस कैसे निकलेगी, तो याद रखो अब लाइंस जो है वो पॉजिटिव एक तरह से नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, राइट। पॉजिटिव नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, नेगेटिव साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो लाइंस बेसिकली पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाएगी। ओके, फाइन, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाएगी, ऐसी ऐसी ऐसी, और बनाना है, ठीक है, ऐसी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लाइंस मेरी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रही है। ओके, फाइन। अगर मेरे पास सिमिलर चार्जेस होंगे, यहाँ तो मैंने कैसे लिया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, राइट, तो पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव पे गई। हाँ, अकेले अकेले हुए तो पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे आएगी। ये अकेला अकेला वाला केस था, अब ये दोनों साथ में थे, करेक्ट। अब लेट्स से दो पॉजिटिव ले लेता हूं, तो अब लाइंस कैसी होगी, तो ये जो दो पॉजिटिव की लाइन होगी ना, वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, राइट, बराबर। ये दो अभी पॉजिटिव और पॉजिटिव वापस से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी लाइन ऐसा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यहां से भी सब बाहर निकलेगी, ये दोनों पास नहीं आना चाहेंगे। क्या दोनों पॉजिटिव कभी पास आ सकते हैं, नहीं, राइट। लाइन जैसा बाहर की तरफ निकलेगी, इन दोनों से दूर भागने की, लाइन जितनी भी निकलेगी सब भागने की कोशिश करेंगे, भागो भागो, ऐसा, करेक्ट। तो इस तरह से लाइंस निकलती है दो पॉजिटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाइन जुड़ जाती है, राइट, जैसे यहाँ पर इस केस में हमने देखा। पर ये केस नंबर 4 है। सो बेसिकली ऑल दीज आर केसेस। ओके, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। एक और केस पढ़ा दो, लेट्स से नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, दैट इज केस नंबर 5। तो नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इस तरह से पॉजिटिव आणि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बराबर। क्या एक दूसरे को पसंद करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नहीं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव और नेगेटिव से लाइन निकालनी है तो भी ये दूसरे एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, भागेंगे भाई एक दूसरे से दूर, पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। सब बाहर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, ये भी इससे दूर भागेगा, भागो भागो ऐसा बोलेगा, ठीक है। ये लाइन ऐसी टर्न हो जाएगी, दूर भागने की कोशिश करेगी, राइट। तो मैंने यहाँ पर 5 केसेस में आपको लाइंस बढ़ा दी। क्विक रिवीजन देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज के केस में सब लाइंस बाहर निकलेगी, नेगेटिव चार्ज में सब अंदर आएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव से लाइन निकलेगी, नेगेटिव तक जाएगी। और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव इन केसेस में क्या होगा, देयर विल बी अ व्हाट विल इट बी,
देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी अ केस ऑफ रिपल्शन, करेक्ट, ठीक है। अब तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये लाइंस के बारे में मैं अगर बात करूं, सेंटेंसेस में अगर मैं कुछ पॉइंट्स कैप्चर करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ओके। सो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर कोई प्रॉपर्टीज के बारे में पूछे इनकी, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये होगी दिमाग में कि ये जो दो लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके, नंबर वन। नंबर टू इज, ये लाइंस बड़ी स्पेशल है, पॉजिटिव से निकलती है, दे पॉजिटिव से आई कैन से दे कम आउट, or I can say they come out of positive charge and go towards negative charge, okay। वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ओके, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। अच्छा, अगर किसी केस में हमारे पास ये लाइंस ऐसी है, अगर कोई मुझे कहता है ना लाइंस ऐसी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द डायग्राम फॉर लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर मुझे कोई अगर लाइन ऑफ फोर्स देता है ना, और अगर मुझे कोई कहता है कि एक पॉइंट ले लो इस लाइन ऑफ फोर्स पे और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो अगर मुझे लेट्स से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो उस पॉइंट पे क्या करने का पता है, लाइन ऑफ फोर्स पे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो वहां पर एक टेंजेंट बना दो। तो लेट्स से यहाँ टेंजेंट ऐसा बना, यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसा बनेगा, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता किया टेंजेंट बना के, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन दे रहा है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, क्या, कब कब इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन मिलता है, जब मैं कोई टेंजेंट बनाता हूं, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा याद रखो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर लाइंस क्लोज होगी ना वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 4, बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको डिस्कस नहीं करना चाहता, बेसिक समझाना चाहता हूं, ठीक है। सो मोर लाइंस शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, स्ट्रॉन्गर फील्ड में कहूंगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर फील्ड। और लेस लाइंस वीक फील्ड, मतलब फील्ड की वैल्यू, इट विल बी अ वीक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये पॉइंट नोट करो क्योंकि एक एमसीक्यू भी हमें करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं, चलो ठीक है, इतना मैंने समझा, अभी जब एग्जांपल लूंगा ना तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना ये कॉन्सेप्ट रहा किसके बारे में, लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। लेट अस सी सम एमसीक्यूज, कम ऑन। क्या मैंने कोई चीज मिस की, नहीं, लाइंस पे तो ठीक है, आई हैव नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग, फाइन। अच्छा, एक और चीज याद रखो कि जब भी कोई कंडक्टर होगा ना, तो कंडक्टर में से लाइंस कैसे निकलेगी, कंडक्टर्स में से हमेशा लाइन नॉर्मली निकलेगी, ठीक है। और आई कैन से फॉर अ कंडक्टर, लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर अ, आप लोग भी लिखना, फॉर अ कंडक्टर लाइंस ऑफ फोर्सेस इज नॉर्मल टू सरफेस। ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। अब ये नॉर्मल क्या चीज है, तो नॉर्मल बेसिकली सरफेस से परपेंडिकुलर निकलता है, उसे नॉर्मल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से बुक है मेरे पास, इसको नॉर्मल बनाना है, मतलब ये पेन जो देख रहे हो अभी इस वक्त, ये पेन नॉर्मल बाहर निकल रही है, राइट। नॉर्मल मतलब बाहर निकलना सरफेस से एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक बॉटल है, सिलेंडर है, सिलेंडर से नॉर्मल कैसा निकलेगा, ऐसा बाहर, उसी तरह से स्पीयर से भी नॉर्मल बाहर की तरफ निकलेगा, करेक्ट। तो अगर नॉर्मल सिखाना है मुझे तो मैं ऐसा कहूंगा, चलो एक स्पीयर लिया, ये सर्कल नहीं है, ये स्पीयर है, याद रखो, सर्कल और स्पीयर में अंतर होता है। तो स्पीयर से लाइंस कैसे निकलेगी, ऐसा नॉर्मल बाहर निकलेगी, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कोई प्लेट लेता हूँ, लेट्स से जैसा बुक लेता हूँ, ठीक है, तो अगर बुक लिया या प्लेट लिया तो उससे भी लाइंस कैसे निकलेगी, ऐसा नॉर्मली बाहर निकलेगी, इसे कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और टैंजेंट हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर इसी सरफेस को मुझे टैंजेंट बनाना है तो आप बोलोगे सर टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, राइट। नॉर्मल और ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया ये टैंजेंट है, तो नॉर्मल और टैंजेंट हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। फिलहाल मैं टैंजेंट निकाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, ओके फाइन। सो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिया। लेट अस गो फॉरवर्ड एंड लेट अस टेक एन एमसीक्यू। चलो एक एमसीक्यू जल्दी से लेता हूँ। कौन सा एमसीक्यू लूँ, कौन सा लूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है जिसको क्वेश्चन नंबर 9 कहा है, ओके। सो आई विल जस्ट टेक दैट एमसीक्यू वेरी वेरी क्विकली। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने मिस कर दिया था पहले, तो लेट्स टेक इट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
द फिगर शोज सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द फिगर सजेस्ट। तो फील्ड लाइंस के मुझे कुछ पॉइंट्स दिए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और ए बी और सी में मुझे रिलेशन बताना है कि क्या ए बी, ए बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे बड़ा है, बी पे बड़ा है, सी पे बड़ा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने पढ़ा है, राइट? एक क्वेश्चन जरा एक नजर देख लो, आई गिव यू 2 seconds टू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देखो। कुछ लाइंस दी गए और मुझे फील्ड के बारे में बताना है, फील्ड कहाँ पर ज्यादा है। तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई जहां पर लाइंस ज्यादा वहां पर फील्ड ज्यादा, करेक्ट? तो आप बोलोगे सर पॉइंट ए पे ज्यादा लाइंस है, राइट? ओके, और पॉइंट सी पे भी उतनी लाइन है, 3 लाइन है, करेक्ट? अगर मैं एक रीजन लेता हूँ पॉइंट ए के पास, लेट्स से इतना रीजन लिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 लाइन आ चुकी है, उसी तरह से उतने में ही यहाँ पर एक ही लाइन आ चुकी है, करेक्ट? कितनी लाइन आई है यहाँ पर? यहाँ बी पे एक ही लाइन आई है उतने में, और सी पे वापस 3 लाइन आ चुकी है, यानी ए पे 3 लाइन है, करेक्ट? बी के पास या बी के नजदीक, बी के पास सिर्फ एक ही लाइन है, और सी के पास 3 लाइन है, यानी ए और सी की जो फील्ड है वो इक्वल है और ज्यादा है, राइट? किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है, बी की सबसे कम है। तो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन, ठीक है। ए पे लाइन ज्यादा है, सी पे लाइन ज्यादा है, वो दोनों की लाइंस इक्वल है, हेंस उनकी फील्ड इक्वल है। बी रीजन में जो हमारी लाइंस है वो कम है, हेंस बी हैज अ लेसर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। An uncharged sphere of metal is placed between 2 charged plates as shown। तो एक अनचार्ज स्पीयर को हमने 2 प्लेट्स के बीच में रखा है, ठीक है। 2 प्लेट्स आप देख सकते हो, एक पॉजिटिव प्लेट है, और मैं यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहा हूँ डायग्राम को, और एक नेगेटिव प्लेट है, और बीच में हमने अनचार्ज स्पीयर पर कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है। कंडक्टिंग स्पीयर क्यों? क्योंकि मेटल बोला है, राइट, रख दिया। तो देखो अब फील्ड लाइंस के बारे में बोला है, राइट? तो हमें पता है कि हमने अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रख दिया ना, पर जो कंडक्टिंग मेटल होना चाहिए, ठीक है, तो वो ये भी चार्ज हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट? मैंने आपको एक एग्जांपल पहले पढ़ा था, खरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, करेक्ट? तो ये तो चार्ज नहीं होगा, पर चार्ज जैसा बन जाएगा, कैसा? तो इसका ये साइड सब इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाएंगे, और इसके ये साइड सब प्रोटॉन आके जमा हो जाएंगे, करेक्ट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जा नहीं पाएंगे, याद रखो, इतना डिस्टेंस को जम थोड़ी मार सकते हैं, और उसी तरह से प्रोटॉन भी इधर थोड़ी जम नहीं मार सकते, जा नहीं पाएंगे, पर आके खड़े हो जाएंगे, करेक्ट? तो उसकी वजह से अब यहाँ फील्ड लाइंस बनेगी। फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? आप बोलोगे सर फील्ड लाइंस हमेशा बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट? फील्ड लाइंस बनती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, उसी तरह से यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, हेंस फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से बनेगी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, ठीक है, बराबर, यहाँ सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कुछ इस तरह से हमारी फील्ड लाइंस बनेगी, और कुछ कुछ तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, बराबर, पॉजिटिव से नेगेटिव। जहाँ स्पीयर नहीं मिलेगा वहाँ तो डायरेक्ट आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, जहाँ स्पीयर मिला वहाँ ऐसा रुक कर आएगी। ओके, फाइन। सो विद दिस हमने ये एमसीक्यू भी कंप्लीट किया। नाउ लेट मी टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बड़ा सिंपल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी मैं जल्दी से चलिए आपको पढ़ा ही देता हूँ। फील्ड लाइंस हमने पढ़ ली, बिल्कुल समझ ली अच्छे से। अब मैं काम करता हूँ, आई टीच यू चार्ज डेंसिटी। काम करता हूँ, उसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं, ठीक है, और मैं सिंपल करके पढ़ाऊंगा। चलो, नेचर में हमारे पास कितने डायमेंशन है? तो आप बोलोगे सर 3 डायमेंशन है, या आसान क्वेश्चन पूछूं तो मैं बोलूँगा हमारे पास नेचर में कितने एक्सेस है? तो आप बोलोगे सर 3 एक्सेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट? उसी तरह से 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक होता है 1D ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट मतलब एक एक्सिस में आ जाए। 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल ये प्लेन, ये 2 एक्सिस से आएगी, एक्स और वाई, करेक्ट? और तीसरा एग्जांपल होता है एक 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट मतलब लेट्स से ये बॉटल, इसमें एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, प्लस जेड एक्सिस होगा, राइट? 3 एक्सिस में बॉटल, कोई भी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट ना 3 एक्सिस में आती है, करेक्ट? तो हमको पता है एक होता है 1D, एक होता है 2D, एक होता है 3D। तो चलो जल्दी से मैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद 1D। 1D मतलब 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, 1 डायमेंशन 1D। इसके आगे हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनना। 1D पहले से स्टडी कर लेंगे। 1D मतलब एक एक्सिस, ओके। 2D मतलब 2 एक्सिस, 3D मतलब 3 एक्सिस, ओके।
तो 1D मतलब क्या, मैं आपको समझाने वाला एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। चलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक 1D ऑब्जेक्ट लो। 1D ऑब्जेक्ट मतलब जो सिर्फ एक एक्सिस से बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रॉड, ठीक है, ये रॉड कितने एक्सिस से बना सकते हैं? रॉड बनाओ तो एक ही एक्सिस से बना सकते हैं, राइट? एक एक्सिस इनफ हो गया, दो एक्सिस की जरूरत नहीं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो लेट्स से आप बोलोगे सर ये रॉड है और इस रॉड का लेंथ है L, ओके। स्मॉल एल ले लो, कैपिटल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये रॉड का लेंथ है L, ये चार्ज्ड रॉड है। किस तरह से रॉड है? चार्ज रॉड है, ठीक है। फाइन, ध्यान से सुनना, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अब 2D में आप पाओगे तो 2D ऑब्जेक्ट होगा। 2D ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास दो एक्सिस हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 2D ऑब्जेक्ट विल बी दिस प्लेन, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। 2D ऑब्जेक्ट इज अ रेक्टेंगल, राइट? तो रेक्टेंगल में हमेशा एक सरफेस बनेगी, तो इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या सिंबल है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। यहां पर जब एक रेक्टेंगल बनेगा तो आप रेक्टेंगल की क्या कैलकुलेट करोगे? तो आप बोलोगे सर लेंथ भी होगी, सिर्फ लेंथ नहीं होगी, एक ब्रेथ भी होगी, बराबर। और लेंथ इंटू ब्रेथ निकालने से वहां से मिलेगा उसका एरिया। तो इमेजिन करो कि एक रेक्टेंगल है, चार्ज्ड है। लेट्स से इस केस में भी चार्ज इज क्यू, इस केस में भी चार्ज इज क्यू, पर इस केस में हमें, पिछले वाले केस में तो हमारे पास सिर्फ एल लेंथ था, बराबर, वहां कोई ब्रेथ नहीं था। बट यहां पर हमारे पास ए है, दैट इज एरिया, ओके। फाइन, थर्ड एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट मतलब जिसके पास 3 डायमेंशन हो, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? तो आप बोलोगे सर क्यूब हो सकता है, करेक्ट, क्यूब बिल्कुल हो सकता है। सो उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं उसे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब सेंटेंसेस है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा है, ओके। तो एक क्यूब बना दो, चलो समझाने के लिए, लेट्स से एक क्यूब बना दिया। क्यूब कैसा बनता है आपको बनाने आना चाहिए, ओके। क्यूब कुछ इस तरह से बनता है। क्यूब के पास, या क्यूब या क्यूबॉइड जो भी बोलना है, उसके पास लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, करेक्ट। 3 डायमेंशन होते हैं। तो वहां से क्यूब का हम क्या निकालते हैं? तो आप बोलोगे सर क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लेट्स से V स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। और इसी को भी हमने Q, इसको भी चार्ज कर दिया, ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया, पूरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। एंड लेट्स से Q इज द चार्ज, ओके। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ओके। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना। अब पहले बैकग्राउंड मैंने रेडी कर लिया, अब मेन स्टोरी एकदम ध्यान से सुनो। तो बेसिकली जब लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो बड़ा सिंपल है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है मालूम है? इट इज चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, इट इज चार्ज डिवाइड बाय एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। बहुत सिंपल है। आप बोलोगे हाँ सर बच्चे लोग का काम है, राइट। चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, अगर लेंथ लंबा था, लेंथ से डिवाइड कर दिया, एरिया था तो एरिया से डिवाइड कर दिया, सिग्मा मिल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से ये दोनों ही है। पहले दो इंपॉर्टेंट है, थर्ड तीसरा वाला भी आएगा पर देख लेना, ठीक है। थर्ड वाले केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, करेक्ट। तो अगर 1D ऑब्जेक्ट दिया होता है ऐसा, 2D ऑब्जेक्ट दिया होता है ऐसा, 3D ऑब्जेक्ट दिया तो ऐसा, ठीक है। तो ये 3 तरह की हमारी चार्ज डेंसिटी। इसमें फिलहाल मैं कोई एमसीक्यू नहीं लूंगा, आगे जाएंगे तो हम और अच्छी चीजें इस पे पढ़ेंगे। व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क जरूर दे सकता हूँ एक काम करने का। मैं ये वाला क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ 1.29। चलो, तो 1.29 में हमें क्या बोला है? व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, यानी क्यों निकालना है, ओके, टू गेट अ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस दिया कितना? 25 सेंटीमीटर, ओके। सो एज टू गेट अ डेंसिटी ऑफ, कौन सी डेंसिटी की बात हो रही है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट, बराबर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, 3/पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप बोलोगे सर सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और एरिया ऑफ ए की जगह क्या डालोगे? एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? तो एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr², ठीक है। तो ये खुद से करना, मैं होमवर्क देता हूँ। यहाँ से पहले सिग्मा सब्स्टिट्यूट करना
और क्यू निकाल लेना, एरिया की जगह 4πr² रख के निकाल देना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई गिव दिस टू ट्राई, ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस हमने ये वाला चेक पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड इन दिस चेक पॉइंट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बेसिकली 3 थिंग्स। सबसे पहले फील्ड इंटेंसिटी समझी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे कैसा निकाला जाता है। फिर दूसरा हमने देखा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ाई की, और अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में, दैट इज इसी में 1.3 में हमने पढ़ा कि अलग अलग चार्ज डेंसिटी किस प्रकार की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलो चलते हैं, इसको अपने फॉर्मूला लिस्ट में अपडेट करते हैं। तो फॉर्मूला लिस्ट में तो अपडेट बहुत देर हो गई, मैंने नहीं किया कुछ, क्योंकि हमने कुछ फॉर्मूला ऐसा देखा ही नहीं था। पर अब देखा है हमने फॉर्मूला नंबर 10, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, राइट, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, और लास्टली रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूलेस हमने अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर दिए, ओके। सो मेक अ नोट अप टिल हियर, देन इन द नेक्स्ट चेक पॉइंट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत नई चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है, अच्छे से समझेंगे। वील गिव आवरसेल्फ सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। पर टर्म्स लिख दो, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बाकी लैम्डा और रो आप लोग लिख देना, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर ने लिखा ही नहीं। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लगे हाथ रो भी लिख देता हूँ। वैसे रो का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके, फेयर इनफ। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लिस्ट रेडी है। मेक अ नोट अप टिल हियर, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल। चलो नाउ लेट अस गो ऑन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या चीज़ है, क्या है, क्या नहीं, क्या होना है, सब समझाऊंगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल। क्या चीज़ है देखते हैं। तो डाई, डाई मतलब डाई का मतलब होता है दो, ओके, पोल मतलब दो पोल्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेटिक डाइपोल है, क्यों, क्योंकि मैग्नेट में दो पोल्स है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट लोगे तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ओके। उसी तरह से हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब यहां पर भी दो पोल्स होने वाले, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। सो चलो लेट मी स्टार्ट बाय शोइंग यू व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप बोलोगे सर एक तरफ होगा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस क्यू, ठीक है। तो दो चार्जेस है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इसे कहेंगे डाइपोल। और दोनों के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है। तो जैसे हमारी बुक कहती है दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से है 2a, ओके। तो याद रखो डाइपोल क्या चीज है। अब बोलोगे सर डाइपोल जिस तरह से मैग्नेट में प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसी तरह से डाइपोल क्या होगा, दे आर टू इक्वल एंड opposite charges separated by distance। कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, separated by distance of 2a, ओके। ये याद रखो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। अब आप बोलोगे सर 2a क्यों बोलते हैं, तो ये इसका मेथड है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a कहा जाता है, फाइन। तो हमने बड़ी सिंपल सी चीज समझ ली। अगर फॉर एग्जांपल ये +5 कूलम तो ये -5 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 2a लिखा जाता है, ओके, फाइन। अब डाइपोल से एक चीज आती है जिसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट क्या चीज है, तो दो में से कोई एक चार्ज ले लो और उसको 2a से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए चलो मैं डॉट यूज करता हूँ। तो बेसिकली चार्ज ले लिया, उसको 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट होता है ना इसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो P क्या चीज है, तो आप बोलोगे सर ये, ध्यान से सुनो मैं टर्म्स चाहिए तो डिफाइन करता हूँ, ठीक है। P को कहते हैं, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, फिर फॉर्मूला लिस्ट में भी वही ले लेंगे, ठीक है। तो P इज बेसिकली कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं उसे, डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। Q क्या है, Q है मेरा चार्ज, करेक्ट। व्हाट इज 2a, 2a इज डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ओके। तो इस तरह से हमने तीन चीज यहाँ पढ़ ली और बहुत इजीली हमें समझ में आ गया व्हाट इज P। P इज Q इंटू 2a, मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में रखो, अच्छा नहीं लगता ब्रैकेट, तो व्हाट इज P, Q इंटू 2a, ओके। तो ये डाइपोल मूवमेंट है, चार्ज से मल्टीप्लाई किया मैंने डिस्टेंस, बहुत सिंपल सा, बच्चे लोग कर लेंगे यार 2a, फाइन। चाहिए तो मैं MCQs भी स्टार्ट करता हूँ इस पर, अगर हम कोई MCQ स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एन MCQ। चलो
तो लेट मी स्टार्ट बाय द फर्स्ट एम्स। एक ही हमने फॉर्मूला पढ़ा, डाइपोल मोमेंट, राइट, डाइपोल मोमेंट का, या इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहा जाता है। व्हाट इज दैट? Q इंटू 2a। फाइन, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो एमसीक्यू लेता हूं, पर याद रखो ये जो P है ना, ये एक वेक्टर है। व्हाट इज दैट? P इज अ वेक्टर। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं ना, लेट मी राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म। तो ये जो P वेक्टर है इसको लिखा जाएगा, चार्ज तो वेक्टर नहीं होता पर 2a एक वेक्टर है, ठीक है, 2a इज अ वेक्टर। एंड रिमेंबर ये जो P है इट इज अ वेक्टर, दैट इज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, और उसका एक डायरेक्शन है कहाँ से कहाँ तक। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द, ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मुझे देखना पड़ेगा। ओके, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखो जो डाइपोल मोमेंट P है उसका वेक्टर कहाँ से कहाँ है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो डायरेक्शन P का डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन मैं लिखता हूँ किसका? P का, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो बड़ी आसानी से हमने एक सिंपल सी चीज पढ़ ली। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। डाइपोल मोमेंट P इज Q इंटू 2a। एक काम करो, बातें नहीं करो, फॉर्मूला करते हैं। चलो, हम आधी बात बातों में रख जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, लेट मी टेक अ फ्रेश पेज फॉर दिस। फॉर्मूला नंबर 11 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डाइपोल के बारे में पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, ओके, Q मल्टीप्लाई बाय 2a। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस एक काम करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू करते हैं, पर एमसीक्यू करते करते आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, P का यूनिट क्या होगा? चलो बताओ मुझे। तो P यानी डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा। अब बोलोगे सर यूनिट के हिसाब से अगर P का यूनिट लिखना है तो Q इज नथिंग बट कूलम, राइट, और 2a इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। तो P का यूनिट होगा कूलम मीटर, ऐसा यूनिट विल बी कूलम मीटर, करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल इजी एमसीक्यू। चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बेसिकली देखो, हमें पता है डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आप बोलोगे हाँ सर, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे भले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, पर चार्ज सेम ही रहता है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो आप बोलोगे सर 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? या चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ऑल्सो प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लिया ना तो वो डाइपोल बनेगा, राइट। डाइपोल बनने के लिए दो चीज होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। पहली बात, चार्जेस ऑपोजिट होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, और दूसरा चीज हमने देखा कि दोनों के बीच का 2 का डिस्टेंस होना चाहिए, करेक्ट। तो अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया है, कितना बोला है? दे आर 4.3 नैनोमीटर्स अपार्ट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 2a मुझे क्लियरली दे दिया है उन्होंने। कितना है 2a? आप बोलोगे सर 2a डिस्टेंस इज 4.3 नैनोमीटर, करेक्ट। सो 2a कितना है? 4.3 नैनो, नैनो वो टाटा नैनो वाला नैनो आया था ना, वैसे वो वाला नैनो, ठीक है। और याद रखो नैनोमीटर इज 10 to the power -9, बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा, नैनो इज 10 to the power -9। तो हमें निकालना क्या है? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी इस क्वेश्चन में हमें P निकालना है। तो वी शुड नो P का फॉर्मूला इज Q इंटू 2a। चलो कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करो। Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 to the power -19, और 2a का वैल्यू डायरेक्ट हमको पता है, SI में भी कन्वर्ट करके रखा है, 4.3 इंटू 10 to the power -9। तो चलो रफ कैलकुलेशन करूं क्या? नंबर्स ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, राइट, 6 2 3 11। तो रफ करते हैं। तो एक काम करते, एक नंबर को बड़ा एक को छोटा, तो इसको 1.6 को 2 कर दो, इसको छोटा कर दो, दैट इज 4 कर दो। अब 9 - 28 हो जाएगा, करेक्ट। ये -9। नाउ 2 4 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 2 4 8 होता है, और ये पावर है 10 to the power -28, करेक्ट। ऑप्शन देखो तो आप बोलोगे -8 से सबसे नजदीक कौन सा है 10 to the power -28 में? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 10 to the power -28 में, and that the closest one is 6.8, so the right answer should be option A, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट मैंने निकाला है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करता तो टाइम लगता ना, तो क्लोज आंसर निकालना है, ठीक है। नीट इज ऑल अबाउट गेटिंग द क्लोजेस्ट आंसर पॉसिबल, ओके फाइन। सो इस तरह से हमने थोड़ा डाइपोल का इंट्रोडक्शन कर दिया और एक फॉर्मूला पढ़ लिया डाइपोल मोमेंट का, दैट इज Q इंटू 2a। नाउ अब डाइपोल की कहानी में हम थोड़ा और आगे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि डाइपोल में, ध्यान से सुनना, डाइपोल में
या डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो आप बोलोगे सर हम अगर हमने पीछे पहले पढ़ा था कि अगर सिंगल चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला इज 1/4πε0 Q/r²। करेक्ट। तो ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा निकालते। चलो, बहुत बड़ा डेरिवेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो डाइपोल मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है यहाँ पर, और डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल एक्ट करेगी, पर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से सुनो। ये जो डाइपोल की लाइन होती है ना, जो ऐसी लाइन पास कर रही है, इसे कहते हैं, ये बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है, तो आप बोल रहे हो सर, बोलो कि सर ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, राइट। सो इस लाइन पे को कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है इसे, सॉरी, इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस। इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस। ओके, और अगर सेंटर पॉइंट ले लिया इधर और ऐसे परपेंडिकुलर बनाया ना, बेसिकली एक्स एक्सिस को एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहा जाता है, और ये वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर निकल रहा है उसे कहा जाता है इक्वेटर। और हम दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ध्यान से सुनो, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे हो और मुझे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसे हम कहेंगे ई एट एक्सिस। क्या कहेंगे, ई एट एक्सिस। ओके, और अगर कोई पॉइंट इक्वेटर पे हो, जैसे ये देखो पॉइंट का कहाँ है, इक्वेटर पे, तो हम बोलेंगे ई ई क्यू। ई क्यू मतलब शॉर्ट फॉर्म इज फॉर इक्वेटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे पता है, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये हमेशा सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करेंगे। तो लेट्स से इस केस में ये आर है, इस केस में ये हमारा स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस। करेक्ट। आप बोलोगे सर डाइपोल के बीच का दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वो तो फिक्स है, दैट इज 2a। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो अब फॉर्मूला ही डायरेक्ट ले लो, ज्यादा तामझाम में नहीं पढ़ने का। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे हो ना, किधर, एक आई में से डाइपोल के एक्सिस पे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज 1/4πε0, ध्यान से सुनना, 2p/r² प्लस a² टू द पावर 3/2। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। एक बार एक फॉर्मूला याद रखोगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, r², आई एम सॉरी, इट इज r² माइनस a²। अब यहाँ r क्या है, तो r बोलोगे सर डिस्टेंस है, बराबर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कहाँ पर है पॉइंट, देखो याद रखो, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के लिए ही लगा सकते हैं, इक्वेटर के लिए फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरह से। पर याद रखो एक चीज, जनरली जो ए होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है। ए होता है वो शॉर्ट होता है, हेंस उसकी वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी उसको जीरो ले सकते हैं। अगर ए को जीरो ले लिया ना, तो ये a² चला जाएगा। करेक्ट, तो देखो ये देखो कैसा हो जाएगा, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, पर दिखा देता हूँ। अगर ए को आप इग्नोर कर दो, बहुत छोटा ले लो, तो ये हो जाएगा 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद ये 3 बच जाएगा। यानी अगर ए बहुत शॉर्ट है, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4πε0 2p। p क्या है, p इज डाइपोल मोमेंट। करेक्ट, p/r³, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज फॉर्मूलाज, दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, मैं रिपीट करता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पर, एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें इक्वेटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किस तरह से इक्वेटर पे यूज करूंगा और कैसा वैल्यू आएगा, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो इक्वेटर पे अगर कोई मुझे कह दे कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 माइनस p/r² प्लस a² टू द पावर 3/2। मैं आपको क्या याद करने के लिए देता हूँ, मतलब अब मेन यही याद करो। ठीक है, जनरली हम ए बहुत शॉर्ट ही लेंगे, उसकी वजह से ए को इग्नोर ही कर देंगे। ठीक है, ए बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से भूल जाने का। ठीक है, तो उसकी वजह से ये फॉर्मूला। तो बेसिकली देखो यहाँ क्या फॉर्मूला आ गया, 1/4πε0 2p/r³। करेक्ट, इक्वेटर पे क्या फॉर्मूला आ गया, कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ ए इज शॉर्ट, अगर हम ए को इग्नोर कर देते तो फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेटर पे 1/4πε0 माइनस p/r³।
तो देखो ध्यान से देखो, जो एक्सिस है ना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू में 2p आता है और इक्वेटर पे वैल्यू आता है p, यानी एक्सिस हमेशा इक्वेटर का दुगना होगा, एक्सिस ज्यादा होगा बराबर, क्योंकि वहां पर 2p आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ एक है नंबर 2 इंटू 10 और दूसरा नंबर है 10, तो बड़ा कौन सा होगा? आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा होगा, बराबर, दुगना होगा। उसी तरह से जहां 2 इंटू 10 यानी 2p आ रहा है ना, तो दुगना होगा। तो एक चीज याद रख लो कि जो एक्सिस है, चलो मैं निकाल ही देता हूँ ये सॉल्विंग। एक चीज याद रखने की है कि हमेशा जो एक्सिस पे जो ई मिलेगा ना, वो 2 गुना होगा किससे? इक्वेटर से, ठीक है। तो एक्सिस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, हम फॉर्मूला लिस्ट में भी इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, सॉरी इसको इंक्लूड करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, हमने समझा कि अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पे होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का, इक्वेटर पे होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का। पर लेट्स से एक पॉइंट इधर है, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट पी, तो अब आप बोलोगे सर इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ना एक्सिस का लगा सकता ना इक्वेटर का लगा सकता, क्योंकि ना एक्सिस पे ना इक्वेटर पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाने का? क्या बैठ के ताली बजाने का? नहीं। अब यहां पर अगर कोई भी पॉइंट है, नाउ दिस इज कॉल्ड एनी पॉइंट, और अगर मुझे इस पॉइंट का एंगल दिया जाता है, लेट्स से दिस इज एट एन एंगल थीटा, तो एक्सिस पे और इक्वेटर पे तो फॉर्मूला देखा, पर अगर किसी और पॉइंट पे एक्सिस और इक्वेटर को छोड़ के अगर हमें ई का वैल्यू निकालना है, सो ई एट, मैं कह देता हूँ ई एट एनी एंगल थीटा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर क्यूब तो अपनी जगह वैसा ही वैसा है, थोड़ा सा न्यूमरेटर यहाँ चेंज होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा देख के बताओ, मैं देख के फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। सब कुछ सेम आया, सब कुछ सेम आया, पर एक छोटा सा चेंज है, ये p बाहर आ गया, इट इज 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 1, दैट्स राइट, 1 प्लस p cos स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे? और इसमें ऑलरेडी हमने अज्यूम कर लिया कि a बहुत छोटा है, ठीक है, a बहुत छोटा है, ओके फाइन। सो ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब कोई भी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं फॉर्मूला लिस्ट पे, अपने फॉर्मूलाज को अपडेट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 12, इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, पहला केस एक्सिस, अगर पॉइंट केस ए ले लेता हूँ जहां पर एक्सिस पे होगा, तो फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बातें नहीं करो मेरे साथ में, लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। 2p/r³, ठीक है। ए अज्यूम कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट है। केस बी लेता हूं, जब पॉइंट हमारा कहां पर है? इक्वेटर पे है, ई एट द इक्वेटर, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p/r³, और सी जब कोई भी एंगल थीटा पे है, तो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है r³, दिस विल बी 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके फाइन। सो ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है कि भाई एक्सेस पे जो होगा वो इक्वेटर का दुगना होगा, फाइन। सो मेक अ नोट अप टिल हियर, देन वील गो ऑन टू सम एमसीक्यूज, ये कॉन्सेप्ट्स पे हम एमसीक्यूज लेंगे।